फ्रेंड, मेरे एक व्यूअर हैं दीपक कुमार जी। उन्होंने मेरे को ये एक कमेंट लिख के भेजा है। ये देखो, कमेंट में ये लिखते हैं, बाजी बहुत बढ़िया बात बताई। आगे चल के ये लिखते हैं, प्लाट कैसे लेना चाहिए, प्रॉपर्टी डीलर धोखा फ्रॉड से कैसे बचें। एक कहावत है कि चोर के लिए ताला, बेईमानी के लिए कोतवाली, कोई मायने नहीं रखती। इसका मतलब ये दोस्तों कि ये दीपक कुमार जी मेरे को पूछना चाहते हैं कि जो धोखेबाज प्रॉपर्टी डीलरों से कैसे बचें। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूँ कि जो धोखेबाज डीलर है या प्रॉपर्टी डीलर है उनसे कैसे बचना चाहिए, और प्लाट वगैरह या प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं कि जो धोखेबाज डीलर हैं, सभी जो प्रॉपर्टी डीलर है धोखेबाज नहीं होते। कुछ प्रॉपर्टी डीलर धोखेबाज होते हैं। जो धोखेबाज प्रॉपर्टी डीलर हैं वो चार तरीके से, जो पढ़े लिखे कस्टमर हो, चाहे कितना ही पढ़ा लिखा हो, उसकी ब्रेन वॉशिंग करके उसको पागल बना के उसको धोखाधड़ी उसके साथ कर लेते हैं। वो कैसे हैं? जो चार ब्रेन वॉशिंग पॉइंट कौन कौन से हैं? सबसे पहले आजकल चला हुआ है लैंड पूलिंग का। लैंड पूलिंग यानी कि उसको प्री लॉन्चिंग भी बोल देते हैं। कुछ किसानों की, कुछ लोगों की, काफ़ी सारी जो लोग होते हैं उनकी ज़मीन इकट्ठी करके एक बड़ा ग्रुप बना के वो कहते हैं जी हम इसकी लैंड पूलिंग कर ली है। लैंड पूलिंग के अंदर क्या धोखा होता है कि जो डीलर होता है, धोखेबाज डीलर होता है, वो क्या करता है, वो जो लैंड पूलिंग के जो मालिक होते हैं, किसान हैं या ज़्यादातर तो किसान ही होते हैं, ना तो उनको ज़मीन के पैसे जाते हैं और ना वो पैसे खुद ही हड़प कर लेता है, खुद ही खा पी जाता है। उधर से कस्टमर से पैसे ले लेते हैं, 5-5 लाख रुपया, 6-6 लाख रुपया, 10-10 लाख रुपया, 20-20 लाख रुपया, कि चलो ये आपकी बुकिंग होगी, ये लैंड पूलिंग के अंदर आपको ज़मीन दी जाएगी। वो ज़मीन के लिए क्या है, एज ए राइटफुली जो उनका वो बोलते हैं, जो सेलिंग राइट है, जो ज़मीन के ओनर है किसान, उनसे ले लेते हैं। ज़मीन के जो किसान ओनर है उनको नहीं पता होता है ये पब्लिक से कितना पैसा इकट्ठा कर चुका है ये डीलर, या कितना पैसा इसके पास है, क्या क्या ले चुका है। वो बिल्कुल एक कर्टन पर्दा रहता है। उस चीज़ में भी सबसे बड़ा धोखा होता है। इस चीज़ में भी अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए। भी जो ज़मीन के ओरिजिनल ओनर है कौन है, उनके साथ ही एग्रीमेंट करना चाहिए। जो डीलर क्या करता है, बीच में जो अंडर राइटर होता है, अंडर राइटर से क्या करता है, वो अपने लेटर पैड के ऊपर अपना एग्रीमेंट देता है, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। और दूसरा एक आम कस्टमर है, जो चाहे वो कितना ही पढ़ा लिखा हो, उसकी ब्रेन वॉशिंग कर दी जाती है कि जैसे कोई प्रॉपर्टी उसको बेचनी है, वो बोल दिया जाता है ये प्रॉपर्टी अभी 20 लाख की है, जो 25 लाख की है, 6 महीने में ये 50 लाख की हो जाएगी। तो ये उसकी ऐसी ब्रेन वॉशिंग जो है, उसमें भी बहुत पढ़े लिखे आदमी बेवकूफ़ बनते हुए देखे हैं। कि जब आदमी को सोचना चाहिए कि जब आदमी जो ज़मीन का मालिक है उसको भी तो पता होगा कि 6 महीने में ये प्रॉपर्टी दुगने रेट होने वाली है, वो क्यों बेचेगा। अगर कोई बेचना चाहता है तो वो कम रेट पे बेच रहा है, तो क्यों बेच रहा है? कोई ना कोई प्रॉपर्टी का रेट, इसलिए इस चीज़ से भी बचना चाहिए। अच्छी तरह उसके प्रॉपर्टी के रेट वेरीफाई कर लेने चाहिए कि अगर जो कोई प्रोजेक्ट आ भी रहा है तो उसका तो ये पता जो है उसके मालिक को भी होता है, क्योंकि उसके आजकल के ज़माने में कोई भी इतना पागल नहीं है। अच्छा, तीसरा पॉइंट एक और है कि जैसे कोई प्रोजेक्ट है, उसके अंदर 100 प्लाट है या 100 घर है बेचने हैं, तो ये एक बड़ा बेवकूफ़ बना दिया जाता है, बड़ी ब्रेन वॉशिंग कर दी जाती है कस्टमर की कि अभी इसके अंदर 5 ही प्लाट बचे हुए हैं, वो भी बिकने वाले हैं। अगर तुमने जल्दी आज ही डिसाइड नहीं करा, ये 5 बिक जाएंगे, फिर तुम्हारे को कुछ नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ की ब्रेन वॉशिंग से भी बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा है ना कि आजकल के ज़माने में, जैसे कोरोना का ज़माना है, अभी चंडीगढ़ में, मोहाली में, पंचकुला में या इधर आसपास के एरियाज़ में कम से कम 5 लाख प्रॉपर्टियाँ जो कि बिकने वाली हैं, जिनका कोई कस्टमर नहीं है। इसलिए इन चीज़ से भी ब्रेन वॉशिंग नहीं लेनी चाहिए, ना ही इससे डरना चाहिए कि अभी ये मैंने आज डिसाइड नहीं करा तो ये प्रॉपर्टी बिक जाएगी। अच्छा, एक और जो पॉइंट होता है कि जो प्रॉपर्टी कोई सोल प्रॉपर्टी है, जैसे कोई रीसेल पे है, उसके लिए बता दिया जाता है, ब्रेन वॉशिंग कर दी जाती है कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये तो इसके लिए ऑलरेडी 3-4 कस्टमर और भी लगे हुए हैं, वो लेने में इंटरेस्टेड है। अगर तुमने अभी डिसाइड नहीं करा, अभी यस नहीं करी, तो तुम्हारे हाथ से ये निकल जाएगी प्रॉपर्टी, दूसरा आदमी ले जाएगा। ऐसा कोई कुछ नहीं होता है। 90% केसों में ये फ्रॉड होता है, ये झूठ होता है। इससे बचना चाहिए। और जो बचने के जो 3 पॉइंट और हैं, जो धोखेबाज डीलर की ब्रेन वॉशिंग से बचने के लिए 3 पॉइंट और हैं, वो भी तीनों आपने याद रखने हैं। तीनों पॉइंट क्या है कि सबसे पहले तो ये, कभी भी अपनी जब भी कोई प्रॉपर्टी आप देखने जाते हो, पैसा ना ही लेके जाओ तो अच्छा, चेक बुक भी ना लेके जाओ।
अगर लेके जाना ही है तो कम से ज़्यादा 10,000 20,000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लेके जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपने गलत प्रॉपर्टी चूज़ कर ली है या प्रॉपर्टी धोखेबाज प्रॉपर्टी डीलर है आपकी ब्रेन वॉशिंग करके आपसे बयाना ले लिया है तो 10,000 या 20,000 ही जाएगा, जो कि आजकल के ज़माने में कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। अगर आपने कोई ज़्यादा बड़ी अमाउंट लेके गए हो 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया, वो भी आपने कैश ही दे दिए जो कि लीगली अलाउड नहीं है, तो आप बड़े धोखे में आ जाओगे। आपका पैसा कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि बार बार फिर उसको पुट ऑफ करता जाएगा। और दूसरा पॉइंट ये होता है, जब भी आपने टोकन मनी देनी है उसके ऊपर जो बयाने की रसीद उसी वक्त ले लेनी चाहिए कि भाई ये बयाना जो है, मैं अगर मुझे पसंद नहीं आई प्रॉपर्टी तो मेरे को ये टोटली बयाना 10,000 या 20,000 जो भी मैं दे रहा हूँ या दे रही हूँ, ये मेरे को वापस करना पड़ेगा। वो वापस नहीं भी करेगा तो कोई बात नहीं, 10-20,000 की बात नहीं है। लेकिन आपने कभी भी, जो तीसरा पॉइंट है कि आपने कभी भी चेकबुक अपनी जेब में डाल के साथ नहीं लेके जानी है। क्योंकि जो चेकबुक होती है, चेकबुक एक लीगल डॉक्यूमेंट है। अगर चेकबुक के ऊपर उसने आपके साइन करवा लिए, बड़ी अमाउंट के साइन करवा लिए, जैसे आपने 5 लाख का 10 लाख का चेक कुछ भी दे सकते हो, तो आप एक बहुत बड़े धोखे में आ जाओगे। ये 3-4 पॉइंट हैं जिनमें से आपको फ्रेंड बचना चाहिए, ऐसे आप बच सकते हो। बाकी बात यह है कि जैसे ही आप ये जो प्रॉपर्टी, जो धोखेबाज प्रॉपर्टी डीलर है, ये ऐसे तरीके से ब्रेन वॉशिंग करते हैं, चाहे कोई आदमी कितना ही पढ़ा लिखा हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो धोखेबाज डीलर है उसके सामने जाके बिल्कुल इलिटरेट अनपढ़ बन जाता है। जो अनपढ़ बंदा है उससे कुछ भी करवा लो, अनपढ़ बंदे को कुछ भी समझ नहीं होती है। अनपढ़ बंदा, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको अनपढ़ बोलते हैं। अनपढ़ बंदे को कुछ भी समझा दो उसकी समझ में आता ही नहीं है।